19 जनवरी 1990 की रात श्रीनगर में कड़ाके की ठंड है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, हाथ में AK-47 और एक पूरी कौम अपना घर, जमीन और अपनी यादें छोड़कर भाग रही है। ये कश्मीरी पंडित थे और ये रात भारत के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक। लेकिन ये एक रात में नहीं हुआ, इसके पीछे थी सालों की राजनीति, गद्दारी और एक ऐसी साजिश जो बाहर से की जा रही थी। पहले समझते हैं कि कश्मीरी पंडित है कौन। 14वीं सदी से पहले कश्मीर पूरी तरीके से हिंदू बाहुल था। फिर आया मुस्लिम शासन, जो पंडित भाग गए उन्हें वनवासी कहते हैं। ये कश्मीर घाटी का पहला एक्सोडस था, जो रुके रहे वो कहलाए मलमास। सदियों बाद भी कश्मीरी पंडित यानी वहाँ के ब्राह्मण हिंदू बेहद ही पढ़ी लिखी कौम थे। जज, वकील, प्रोफेसर ऊंचे पदों पर। 1981 की जनगणना के अनुसार कश्मीर में 4.43% कश्मीरी पंडित थे। लेकिन 1989 आते आते इस कौम पर ऐसा तूफान आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 1983 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के CM बनते हैं। फारूक अब्दुल्ला की राजनीति थोड़ी अलग थी। जब वो दिल्ली में आते थे तो कहते थे कि कश्मीर दिल्ली का ही है। जब वो पाकिस्तान जाते तो अलग बातें करते और जब वो घाटी में रहते तो सेपरेटिस्टों की भाषा में बात करने लगते थे। 1984 में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला। फारूक के साले गुलाम मोहम्मद शाह, जिसका सपना था CM बनने का, कांग्रेस ने उसे लालच दिया। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी सारे MLAs को तोड़ा, अपनी नई पार्टी बनाई और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार। कांग्रेस ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि घाटी में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर उनके इशारों पर नाचे। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्लंडर था। शाह ने कांग्रेस के साथ चलने की बजाय अपनी मजहबी राजनीति शुरू कर दी। उसने सेपरेटिस्टों का साथ देना शुरू किया और घाटी में एक नई लहर दौड़ पड़ी। और शाह ने कहा कि न्यू सिविल सेक्रेटरिएट में बना हुआ पुराना मंदिर, उसे तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दो। कश्मीरी हिंदुओं ने इसके विरोध में जब आवाजें उठाना शुरू किया तो पहली बार आवाजें कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ उठने लगी। 1986 में उसी साल कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला। कश्मीर में इससे हालात और बिगड़ने लगे और ये ताला खोलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है शाहबानो केस को पलटने वाला। शाह की ऐसी राजनीति को देखते हुए 6 मार्च 1986 को आखिरकार उन्हें CM के पद से हटाया गया। गवर्नर रूल लगाया गया। गवर्नर थे जगमोहन। लेकिन जो नफरत के बीज शाह ने इन 2 सालों में बोए थे वो अब पेड़ बन चुके थे। 1987 में इलेक्शन आए। सभी सेपरेटिस्टों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। पाकिस्तान का भी इसे सपोर्ट था और धार्मिक भावनाएं तो शाह ने भड़का कर ही रखी हुई थी। लेकिन कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला पुरानी बातों को भुलाकर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव को जीत जाते हैं। MUF ने आरोप लगाया कि यह चुनाव पूरी तरीके से रिग्ड और इस बार वो झूठ नहीं बोल रहे थे। जहां से फारूक अब्दुल्ला जीते वहां रिजल्ट 3 घंटे में आ चुका था और जहां MUF के कैंडिडेट खड़े थे वहां रिजल्ट आने में बहुत लंबा समय लगा। यहाँ तक कि कई कैंडिडेट हारकर घर जा चुके थे। उन्हें वापस कॉल करके बुलाया गया, तुम जीत चुके। लेकिन गवर्नमेंट ने उन जिम्मेदारों को सजा नहीं दी बल्कि MUF के नेताओं को जेल में डाल दिया। इसमें से एक था यासीन मलिक और इसी कारण लोगों की सिंपैथी सेपरेटिस्टों के साथ हो गई और सेपरेटिस्टों ने भी यह तय कर लिया कि अब हम पॉलिटिक्स नहीं हथियार उठाएंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता जो चुनाव लड़ रहे थे वो आगे चलकर सबसे बड़े आतंकवादी बने। इनमें से सबसे मुख्य आरोपी था सैयद सलाउद्दीन, जो आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बन गया। उसी दौर में एक सुपर पावर रसिया अफगानिस्तान से हारकर वापस गया था। कैसे? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार की, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें पैसा दिया। पाकिस्तान ने सोचा जो मॉडल अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए अपनाया वही मॉडल अब हम इंडिया के लिए भी यूज करेंगे। अब अमेरिका से जो पैसा और वेपन पाकिस्तान में आ रहा था उसका कुछ हिस्सा कश्मीर में आने लगा। पाकिस्तान ने कश्मीरी युवाओं को बॉर्डर के उस पार बुलाया, ट्रेनिंग दी। मैसेज क्लियर था कि जब सुपर पावर हार सकता है तो इंडिया क्या चीज है। धीरे धीरे कश्मीर सेपरेशन के झंडों की जगह मजहबी झंडे आने लगे। एंटी नेशनल सेंटिमेंट को एंटी हिंदू सेंटिमेंट बना दिया गया। JK जिसका कहना था आजादी चाहिए ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान, उसे पाकिस्तान ने यूज किया और बाद में छोड़ दिया। नया ग्रुप बनाया जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। एकमात्र मकसद कश्मीर को इंडिया से अलग करना है। 1990 में राजेश पायलट ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट, सिर्फ 3 साल में 150 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर, 2000 के आसपास AK-47, 700 पिस्टल और 52,000 ग्रेनेड, ये सारे के सारे कश्मीर में बरामद हुए। पाकिस्तान ने इस चीज को हमेशा ही नकारा, लेकिन कश्मीरी आवाम कभी भी इतने सारे हथियार नहीं बना सके। 1989 में मिलिटेंट्स ने टारगेटिंग किलिंग शुरू कर दी। मकसद था एक प्रोमिनेंट कश्मीरी को मार डाल ताकि बाकी लोगों के दिल में भय पैदा हो सके। 1989 में बीजेपी के नेता पंडित टीकालाल टपलू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 1989 में रिटायर्ड जज नीलकंठ, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, उन्हें भी मार दिया गया। दिसंबर 1989 में तो हद पार हो गई। इंडिया के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को किडनैप कर लिया गया और इंडियन गवर्नमेंट ये देखते हुए घुटनों पर आ गई। उन्होंने 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया।
मिलिटेंट्स का हौसला इससे बढ़ने लगा। अब वो वैली में मास्क लगाकर और AK-47 लेकर सड़कों पर घूमने लगे। इसके बाद घाटी में एक नारा गूंजने लगा, रालिब गालिब या चालिब, यानी इस्लाम में आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो या घाटी छोड़कर भागो। 4 फरवरी 1990 अखबार अल-सफा में छपता है, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दो। कई दिनों तक की लगातार छपता रहा। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से नारे लगाए जाने लगे। फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो रात। उस एक रात में बहुत कुछ हुआ था। बीजेपी के सपोर्ट से बनी एक नई गवर्नमेंट आई थी। उसी दिन जगमोहन को गवर्नर बनाया गया और जम्मू कश्मीर भेजा गया। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा भी दे दिया। विंटर कैपिटल होने की वजह से सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जम्मू में थे। खराब मौसम होने के कारण जगमोहन श्रीनगर नहीं पहुंच पाए। उस रात कश्मीर में न कोई गवर्नमेंट थी, न कोई अथॉरिटी, और 5 लाख कश्मीरी अकेले। सिर्फ उसी एक रात में सबसे ज्यादा मर्डर, रेप और लूट हुई। अगले दिन 20 जनवरी को लाखों पंडित घाटी छोड़कर निकलने लगे। मार्च अप्रैल आते आते पूरी वैली में सिर्फ 2700 के लगभग पंडित बचे हुए। उस दिन कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि 1 या 2 हफ्ते की बात है। 3 साल गुजर गए और आज 33 साल बाद भी वो कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार कौन? कांग्रेस, जिसने गुलाम मोहम्मद जैसे नेताओं को सपोर्ट किया, VP सिंह, जिन्होंने दिसंबर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया। 2011 की एक रिपोर्ट में पता चला कि 3.35 लाख कश्मीरियों ने उस रात घाटी छोड़ दी थी। ये थी कश्मीरी पंडितों की वो असली कहानी, जिसे आज तक सभी से छुपाया गया और 33 साल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकें। टारगेटिंग, किलिंग हुई, मर्डर हुए, रेप हुए, लेकिन किसी ने भी इस पर बात करने की हिम्मत नहीं। अब इसे तुम पॉलिटिक्स के लेंस से देखो या इंसानियत की नजर से, ये दोनों तरीकों से ही गलत था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सोचने और देखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं।